लैंड करने वाले थे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, एसपीजी से कोई उनके पास गया और उसने उनके कान में कुछ कहा। लोग सोचने लगे कि प्रधानमंत्री अचानक कहां गायब हो गए। जब मैं प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचा तो उन्हें इस बारे में पता चल चुका था। वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। नॉर्मली वो बहुत शांत होते हैं। मैंने उन्हें कभी मुश्किल सिचुएशंस में परेशान होते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने कहा, ये बुरा हुआ है, इसका करारा जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। उन्हें बताना होगा कि हम चुप नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री तुरंत अपने डेलीगेशन के साथ दिल्ली वापस आ गए। प्राइम मिनिस्टर वापस आए। फॉरेन सेक्रेटरी भी उन्हें रिसीव करने आए थे। फिर वहीं एयरपोर्ट पर हमारी मीटिंग हुई। पहले वो जानना चाहते थे कि असल में हुआ क्या है, और उनका पहला सवाल था, ये किसने किया है, कौन है इसका जिम्मेदार। हमें कंफर्म करना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे अभी जवाब चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया और जल्द पता लगा लिया कि इसके पीछे किसका हाथ है, और ये जानने में हमारी बहुत मदद की वहाँ छोड़े गए इक्विपमेंट ने, जो था उनका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिसे ट्रेस करके पता चला कि वो कहाँ से आए। ये भी कि पाकिस्तान में वो अपने मेंटर्स से क्या बात कर रहे थे और आपस में वो क्या बात कर रहे थे। तो ये बात साफ थी कि वो पाकिस्तानी थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे दुनिया के सामने एक मिसाल कायम हो, और मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। अब जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अब बस ये सोचना था कि हम क्या कर सकते हैं। इन मामलों में फैसला लेने से पहले आपको सोचना होता है कि आपका दुश्मन इस वक्त किस तरह के जवाब का इंतजार कर रहा होगा। मेरा मानना यह है कि वो कभी मत कीजिए जो आपका दुश्मन सोच रहा है कि आप करेंगे। मजा तो उन्हें चौंकाने में है। अगर आपको जीतना है तो रिस्क लेने होंगे। रिस्क लिए बिना आप कभी नहीं जीत पाएंगे। एक सुबह बहुत जल्दी मुझे एनएसए की कॉल आई। वो सभी तब सऊदी अरेबिया से वापस लौटे थे और उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्लान करना है, और लगभग उसी वक्त एक मीटिंग के लिए रक्षा मंत्री का भी कॉल आ गया। तो जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उनमें सबसे जरूरी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी। उस मीटिंग में रक्षा मंत्री, एनएसए, तीनों सर्विस चीफ्स और मैं खुद मौजूद था। हम उस मीटिंग में प्रधानमंत्री से मिले और उसमें उन्होंने कहा कि इस बार हम जो भी करेंगे वो बड़ा और असरदार होना चाहिए। वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए एक सबक हो। किसी भी सैनिक के लिए जब वो वक्त आता है जब उसे ये दिखाना होता है कि वो क्या चीज है, तो उसमें एक अजीब तरह का जोश भर जाता है और उसे ये लगने लगता है कि शायद यही वो दिन है जिस दिन के लिए उसने ये यूनिफॉर्म पहनी थी। उसी शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग के फौरन बाद ये फैसला किया गया कि इंडिया 1960 की लंबे समय से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर देगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। वो ट्रीटी 3 वॉर झेल चुकी थी, लेकिन कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा गया था। इस सच्चाई के बावजूद कि वो एक तरफा ट्रीटी थी जो पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में थी। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone
humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. माननीय प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं, आतंकवाद की किसी भी घटना को वॉर ही माना जाएगा। मैं जल्दी से वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स पहुंचा। ईस्टर्न नेवल कमांड यूनिट्स जो वॉर के लिए तैयार थीं, उन्हें फौरन विशाखापट्टनम से बाहर भेजा गया। वो वेस्टर्न सीबोर्ड पर आकर मिल गए और वो भी इस फोर्स का हिस्सा बन गए। उस आतंकवादी हमले के 96 घंटों के अंदर हम बहुत ज्यादा वेपन फायरिंग कर चुके थे। मैंने अपने सहयोगियों की एक मीटिंग बुलाई, डीजीएमओ, डीजीएमआई और एडीजी स्ट्रैटकॉम, कि आगे क्या करना है और रेंज कितनी। हम इन 2 चीजों पर डिस्कशन करना चाहते थे। मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि इस बार जो हमारा रिस्पांस होगा वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, और वो रिस्पांस इस तरह का होना चाहिए जिससे हमारा यह इरादा बिल्कुल साफ तौर पे सामने आ जाए कि देखो अब बस बहुत हुआ, अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह के आतंकवाद को। 26 अप्रैल के आसपास हमने उन अलग अलग आतंकवादी ठिकानों को चुन लिया जिनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि इससे वहां रहने वाले आम लोगों को कोई नुकसान न हो। दूसरी बात, हम जंग का ऐलान नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात, इस वक्त हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकवादी है। खास तौर पर शुरू के कुछ दिनों में टारगेट्स का सिलेक्शन वगैरह, इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी, वो हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली जो कि ज्यादातर ऑफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास से आती थी। मतलब सिर्फ आतंकवादी ठिकाने ही हमारे निशाने पर थे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उन्होंने लगभग 34 टारगेट्स की एक रफ लिस्ट बनाई। टारगेट्स बहुत सारे थे, पर हमें फैसला ये करना था कि अपने मैसेज को उस तरफ पहुंचाने के लिए कितने हमले करने जरूरी हैं। और मैं उस इंजन रूम का एक अहम हिस्सा था जो इस ऑपरेशन को प्लान कर रहा था। हम हर रोज 24 घंटे रिसर्च करने के बाद उन टारगेट्स के बारे में अपनी जानकारियों को और पक्का कर रहे थे। उन्होंने एक मैट्रिक्स तैयार किया, पूरी टारगेट लिस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, जैसे टारगेट कितना आसान या मुश्किल है, उसकी लोकेशन क्या है, वहां पर कितने आतंकवादी होंगे और ज्यादा खतरनाक आतंकवादी कौन से टारगेट में होंगे। और उनके पास 0 to 5 तक की स्केल थी अलग अलग पैरामीटर्स के लिए। ये जानने के बाद कि हम कितने कामयाब हो सकते हैं और इससे आतंकवादियों को वो नुकसान होगा जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, और ये तय करके कि इसमें आम लोग नहीं मारे जाएंगे, हमने फैसला किया कि हम एक मैसेज देंगे न सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स को भी।